We'll be starting investment models. The first topic in investment model would be national logistic policy. सो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी बेसिकली एक गवर्नमेंट इनिशिएटिव है जो कि लॉन्च किया गया था सितंबर 2022 में. इसका मेन पर्पस था लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना, एफिशिएंसी को इम्प्रूव करना और ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस को बढ़ाना. तो अगर हमसे कोई पूछेगा कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी कब लॉन्च हुआ था, इट वाज लॉन्च इन सितंबर 2022. इसका मेन पर्पस क्या था? टू रिड्यूस लॉजिस्टिक कॉस्ट, इम्प्रूव एफिशिएंसी और इन्हांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस. तो इसका जो मेन गोल था कि लॉजिस्टिक कॉस्ट को लोअर करना है ताकि वो ग्लोबल बेंचमार्क से हम कंपेयर कर सके. तो इसके लिए एक टाइमलाइन फिक्स किया गया था. टाइमलाइन इज़ दैट वी हैव टू रिड्यूस द लॉजिस्टिक कॉस्ट एंड इनहांस ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बाय 2030. ये ईयर यहाँ पे मेंशन्ड है 2030. तो इससे क्या होगा कि वो इंडिया का बेसिकली रैंक इम्प्रूव करना चाहता है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में. ये पॉलिसी फोकस करती है 4 चीज़ों पे. पहला तो ये प्रोसेस री इंजीनियर करना चाहते हैं, फिर इस पूरे प्रोसेस को डिजिटलाइज करना चाहता है, फिर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट मॉडल को यूज़ करके लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना चाहता है और ह्यूमन रिसोर्स के डेवलपमेंट में भी काम करना चाहता है ताकि लॉजिस्टिक कॉस्ट रिड्यूस हो सके. और ये जो पूरा का पूरा नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी है ये अलाइंड है पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान से, जो कि एक मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी प्लान है. अब अगर हम इसका की ऑब्जेक्टिव्स देखें या फीचर्स जो भी आप इसको बोलो, पहला चीज़ क्या है कि इसका मेन पर्पस है लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करना. इंडिया का लॉजिस्टिक कॉस्ट इज़ अराउंड 13 to 14% ऑफ जीडीपी, वाइल ग्लोबल एवरेज इज़ 8%. तो हमें 2030 तक ग्लोबल एवरेज मतलब ग्लोबल बेंचमार्क के पास पहुंचना है. सेकंड क्या है? इम्प्रूव ग्लोबल रैंकिंग. इसका एम क्या है कि इंडिया को लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में टॉप 25 कंट्रीज़ में लाना चाहता है बाय 2030. इसका नेक्स्ट की ऑब्जेक्टिव या फीचर है डिजिटलाइजेशन, जिसमें क्या है कि ये इम्प्लीमेंट करना चाहता है यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म. एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनेगा जहाँ पे सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट स्टेक होल्डर्स एक साथ डिजिटली इंटीग्रेट हो सके ताकि रियल टाइम मॉनिटरिंग इंश्योर किया जा सके, इंफॉर्मेशन का फ्लो सीमलेसली हो सारे डिपार्टमेंट्स और स्टेक होल्डर्स के बीच में, रियल टाइम ट्रैकिंग हो सके, डेटा एक्सचेंज हो सके. तो इसीलिए यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को इम्प्लीमेंट किया जाएगा. फिर क्या मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट. तो ये बेसिकली हमें किसी एक सिंगल टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट पे अपना रिलायंस रिड्यूस करने को बोल रहा है और बोल रहा है कि हमें एक ऐसा ट्रांसपोर्ट सिस्टम बिल्ड करना चाहिए जिसमें कि रेल, रोड, एयर, वाटर सब कुछ एक साथ मिलकर मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट सिस्टम डेवलप हो सके. फिर स्टैंडर्डाइजेशन. ये इसका एम है कि वो फिजिकल एसेट्स एंड बेंचमार्क सर्विस क्वालिटी को स्टैंडर्डाइज कर सके ताकि वो इंटर ऑपरेबिलिटी मतलब कि रेल से रोड में ट्रांजिशन ईजिली हो सके या फिर रोड से एयरवेज में, मतलब इंटर ऑपरेबिलिटी इम्प्रूव हो सके और हैंडलिंग रिस्क रिड्यूस हो सके. अब जैसे अगर ये फिक्स हो जाएगा कि फूड ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले रोड यूज़ करो, फिर मतलब अगर मान लो फूड ट्रांसपोर्टेशन करना है हमें किसी एक रीजन में, फॉर एग्जांपल बिहार से यूपी के लिए, तो अगर फिक्स कर दे कि हम रोड से जाएंगे फिर रेल से जाएंगे, तो क्या होगा, हमने स्टैंडर्डाइज कर दिया उसको कि अब कभी भी कोई भी फूड ट्रांसपोर्टेशन होगा तो सेम रूट फॉलो होगा. उससे क्या होगा कि हैंडलिंग रिस्क रिड्यूस हो जाएगा. फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. अभी जो लॉजिस्टिक मॉडल डेवलप होगा मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंदर, तो फिर उसके लिए ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट भी ज़रूरी है ताकि हमें ट्रेनिंग में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, हमें स्किल डेवलपमेंट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा ताकि हम इफ़िशिएंट और स्किल्ड लॉजिस्टिक वर्कफोर्स क्रिएट कर सके जो हमें हेल्प करे हमारा लॉजिस्टिक कॉस्ट को रिड्यूस करने में. फिर डेटा ड्रिवन डिसीजन. अब देखो, अगर हमारे पास यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म होगा तो हमें डेटा कलेक्शन में हेल्प मिलेगी. तो हम क्या कर पाएंगे, एक डेटा ड्रिवन डिसीजन सपोर्ट मैकेनिज्म क्रिएट कर पाएंगे जो कि हमें लॉजिस्टिक के प्लान करने में, एग्जीक्यूशन करने में हेल्प करेगा. उससे हमारा हैंडलिंग चार्जेस कम होगा, हैंडलिंग रिस्क कम होगा. फिर स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन. यही सेम चीज़ है कि यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म अगर हम इम्प्लीमेंट करेंगे तो हमारा स्टेक होल्डर कोलैबोरेशन बढ़ेगा. गवर्नमेंट बॉडीज, सर्विस प्रोवाइडर, बिजनेस, सारे के सारे सक्सेसफुली पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने में मतलब अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन देंगे. अब आता है चैलेंजेस क्या था. तो चैलेंजेस को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया. पहला है इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट, सेकेंड है सेक्टर एंड टेक्नोलॉजी चैलेंज, देन है पॉलिसी एंड रेगुलेशन चैलेंज. एक और पार्ट है जो है वर्कफोर्स. तो अगर हमें बात करना है इंफ्रास्ट्रक्चर और कॉस्ट का, तो हमारे पास ऑफ कोर्स इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर है क्योंकि पोर्ट्स के नंबर कम है, कंजस्टेड पोर्ट है, पुअर क्वालिटी रोड है, अंडर यूटिलाइज रेल नेटवर्क है,
इस सब के कारण से क्या होता है कि ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट बढ़ता है। क्या क्या प्रॉब्लम है? पहला, कंजस्टेड पोर्ट, पुअर क्वालिटी रोड एंड अंडर यूटिलाइज रेल नेटवर्क, जिसके कारण से ट्रांजिट टाइम और कॉस्ट बढ़ जाता है। फिर है हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट। दी हाई कॉस्ट इज़ ड्राइवन बाय एक्सपेंसिव फ्यूल। अब हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट क्यों है? क्योंकि फ्यूल एक्सपेंसिव है। इंडिया 85% अपना जो क्रूड ऑयल होता है वो इम्पोर्ट करती है। टोल चार्जेस ज़्यादा है, इनफिशिएंसी है वेयर हाउसिंग में, और ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन मिक्स जो है हमारा वो फिजिबल नहीं है। इस कारण से हमारा हाई लॉजिस्टिक कॉस्ट है। फिर पुअर मॉडल बैलेंस है। एक हैवी रिलायंस है रोड ट्रांसपोर्ट के ऊपर, जबकि रेलवे और इनलैंड वाटरवे ज़्यादा इफ़िशिएंट है, लेकिन फिर भी हम ज़्यादा रोड ट्रांसपोर्ट पर रिलायबल है। इस कारण से इनएफिशिएंसीज बढ़ जाती है। अब सेक्टर और टेक्नोलॉजी में प्रॉब्लम क्या है? फ्रैगमेंटेशन। सेक्टर डोमिनेटेड बाय लार्ज स्मॉल अनऑर्गेनाइज प्लेयर विच हिंडर स्टैंडर्डाइजेशन टेक्नोलॉजी अडॉप्शन। मतलब ये जो लॉजिस्टिक सर्विस प्रोवाइड करने वाले जो स्टेक होल्डर्स हैं वो बेसिकली स्मॉल और अनऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं। इस कारण से क्या होता है कि स्टैंडर्डाइजेशन नहीं हो पाता, ना ही हम टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर पाते, क्योंकि जो स्मॉल प्लेयर्स हैं वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर नहीं पाएंगे ज़्यादा। इस कारण से टेक्नोलॉजी अडॉप्शन बहुत ही लिमिटेड है। क्योंकि ये देखो, फाइनेंशियल और टेक्निकल बैरियर्स है अडॉप्शन में, जैसे RFID और वेयर हाउसिंग मैनेजमेंट सिस्टम वो अडॉप्ट ही नहीं कर पाते। इस कारण से इन अनइवन बेनिफिट होता है अक्रॉस सेक्टर। देखो, लॉजिस्टिक कॉस्ट में वेयर हाउसिंग भी आता है। अगर जो कि पेरिशेबल फूड आइटम्स है, अगर हम उसको अच्छे से कोल्ड स्टोर में स्टोर नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारा वेयर हाउस मैनेजमेंट सिस्टम सही नहीं है, तो उससे क्या होगा कि उन फार्मर्स को लॉस हो जाएगा। तो यही प्रॉब्लम है सेक्टर और टेक्नोलॉजी में। फिर डिजिटल इंटीग्रेशन लैक करता है हमारा सीमलेस इंटीग्रेशन बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। IT प्लेटफॉर्म क्रिएट ऑपरेशनल हर्डल्स, मतलब हमारा डिजिटल इंटीग्रेशन में मिसिंग है। फिर पॉलिसी और रेगुलेशन में क्या है? कोऑर्डिनेशन इशू। पहली बात तो कोई भी पॉलिसी को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट करने के लिए इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट एजेंसीज़ के बीच में, जो कि एक कॉम्प्लेक्स और प्रोसेस है और प्रोसेस को स्लो डाउन कर सकता है। फिर रेगुलेटरी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आता है कि अगर बहुत सारे रेगुलेशंस होंगे और कॉन्फ्लिक्टिंग जुरिसडिक्शन होंगे बिटवीन डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडीज, जो क्रिएट करता है हर्डल्स और डिसीजन मेकिंग को स्लो करता है। फिर लैक ऑफ कोहेसिव प्लान। पॉलिसी डज नॉट ऑलवेज प्रोवाइड अ टाइम बाउंड स्पेसिफिक प्लान टू एड्रेस ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर गैप। जैसे कि जो पॉलिसी जो बनती है गवर्नमेंट की, जैसे मान लो नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी, तो उसमें बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि एड्रेस नहीं किए गए, जैसे कंजेशन ऑफ पोर्ट, उसको लेके क्या सोल्यूशन लाना है उसमें कोई एड्रेस नहीं किया गया है। या फिर लो स्पीड ऑफ फ्रेट ट्रेन से उसको कैसे इम्प्रूव करना है उसको लेकर एड्रेस नहीं किया गया है। फिर वर्कफोर्स में क्या है कि सिग्निफिकेंट शॉर्टेज है स्किल्ड पर्सन का। इंडिया में सिर्फ 50% एम्प्लॉयड स्किल्ड है एंड एग्जिस्टिंग वर्कफोर्स नीड अर्जेंट अपस्किलिंग। अभी जो एक वर्ल्ड बैंक का रिपोर्ट आया है वो सजेस्ट करता है कि 75 मिलियन जॉब्स AI के कारण से ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक स्किल गैप है, तो हमें स्किलिंग को बढ़ाने की ज़रूरत है, तभी हम नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो हमारा वे फॉरवर्ड हम देखते हैं कि हम कैसे इसको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। पहला है डिजिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर इंटीग्रेशन। सबसे पहले हम यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस प्लेटफॉर्म को लेके आएंगे, यूज़ करेंगे, ताकि हम सीमलेस डेटा एक्सचेंज कर सकें डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के बीच में और एक लॉजिस्टिक इकोसिस्टम क्रिएट कर सकें। फिर है PM गति शक्ति कोऑर्डिनेशन। हमें नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी को PM गति शक्ति के साथ कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा, ताकि हम एक मल्टी मॉडल अप्रोच यूज़ कर सके लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्टेशन में। फिर इंटीग्रेशन ऑफ डिजिटल सिस्टम्स, मतलब बेसिकली यही पॉइंट है, ये यूनिफाइड लॉजिस्टिक इंटरफेस वाले पॉइंट को यहाँ पे एक्सप्लेन किया गया कि हमें डेटा लाना है सारे डिपार्टमेंट, चाहे वो रेलवे हो, कस्टम हो, एविएशन हो, और सारे डेटा को स्टडी करके उसको इम्प्लीमेंट करना है ताकि हम एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सकें। फिर हम बात करते हैं स्टैंडर्डाइजेशन एंड एफिशिएंसी। अब हमने ऊपर पॉइंट में देखा था कि नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी का मेन एम है स्टैंडर्डाइज करना, तो हम स्टैंडर्डाइज कैसे कर पाएंगे? क्योंकि हमने ये प्रॉब्लम में चैलेंजेस में देखा था कि यहाँ पे फ्रैगमेंटेड है, स्टैंडर्डाइजेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लॉजिस्टिक प्लेयर्स छोटे हैं, उनके पास सफिशिएंट कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स नहीं अवेलेबल है कि वो अडॉप्ट कर सके टेक्नोलॉजी को। तो उसका सोल्यूशन हमें यहाँ पे देखना है वे फॉरवर्ड में।
पहले तो हम स्टैंडर्डाइज करेंगे ताकि हम कॉस्ट को रिड्यूस कर सके, एफिशिएंसी इंप्रूव कर सके। कैसे करेंगे वो? कॉमन स्टैंडर्ड्स फॉर वेयर हाउसिंग एंड पैलेटाइजेशन ला के फिर हम एक ई बुक ऑन वेयर हाउसिंग एंड स्टैंडर्ड्स लेके आएंगे जो इम्प्रूव करेगा कंपाइलेशन ऑफ ऑपरेशनल स्टैंडर्ड फॉर वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन टू इम्प्रूव एफिशिएंसी। फिर हम रेगुलेशंस को सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हम ईज़ ऑफ लॉजिस्टिक बिजनेस ला सके। उससे क्या होगा? टाइम भी रिड्यूस होगा, कॉस्ट भी रिड्यूस होगा। फिर हम सस्टेनेबिलिटी और ग्रीन लॉजिस्टिक भी प्रमोट करेंगे, जैसे हम इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल ट्रांजिशन को इंकरेज करेंगे ताकि एयर पोल्यूशन जो रोड ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू होता है वो कम हो सके, कार्बन एमिशन कम हो सके। हम ग्रीन लॉजिस्टिक को प्रमोट करेंगे ताकि सस्टेनेबल और ग्रीन लॉजिस्टिक प्रैक्टिसेस अडॉप्ट किया जा सके। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करेंगे टू फोकस ऑन डेवलपिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इनलैंड वाटरवेज। मतलब हम जैसे रोड ट्रांसपोर्ट पे जो डिपेंडेंसी उसको कम करने की कोशिश करेंगे, इनलैंड वाटरवेज को बढ़ावा देंगे ताकि कार्बन एमिशन कम हो सके, वो इको फ्रेंडली होगा, कॉस्ट इफेक्टिव होगा। अब स्पेसिफिक सेक्टर इंप्रूवमेंट में क्या होगा? रेलवे में क्या इंप्रूव करना है? एवरेज स्पीड की इशू है यहाँ पे फिर ट्रेन्स की, तो हम एक टाइम टेबल बेस्ड ऑपरेशन को इंकरेज करेंगे। रोड लॉजिस्टिक में क्या होगा? एग्रीगेशन ऑफ स्मॉल ट्रक्स ऑपरेटर टू इम्प्रूव एफिशिएंसी एंड लोअर कॉस्ट। बेसिकली हम रोड लॉजिस्टिक में इकोनॉमीज ऑफ स्केल को इम्प्लीमेंट करेंगे ताकि हम सारे स्मॉल ट्रक ऑपरेटर को एग्रीगेट करके एक बड़ा ऑपरेटर लेके आए, जिससे हमारा इफ़िशिएंसी इंप्रूव हो और कॉस्ट कम हो। पोर्ट कैपेसिटी को इंक्रीज़ करेंगे, वो जो कंजेशन था पोर्ट को उसको एड्रेस करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग करेंगे, जिससे हमारा ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस बढ़ेगा। फिर हम मॉनिटरिंग एंड सपोर्ट सिस्टम को इन्हांस करेंगे, सिस्टम इम्प्रूवमेंट ग्रुप्स लेके आएंगे जो रेगुलरली मॉनिटर करेगा लॉजिस्टिक रिलेटेड प्रोजेक्ट्स को और रिमूव करेगा कोई भी हर्डल्स जो है। आई थिंक ये एक पॉइंट सफिशेंट है, बट अगर आप ये भी लेना चाहते हो तो इम्प्रूव्ड ग्रुप ऑफ सेक्रेटेरिएट्स में, ताकि वो इम्प्लीमेंटेशन जो पॉलिसीज़ है वो इम्प्लीमेंट कैसे हो रहा है उसको वो मॉनिटर कर सके। अब कंक्लूजन में आप ये लिख दो कि NPL रिप्रेजेंट करता है क्रूशियल और ट्रांसफॉर्मेटिव स्टेप। कैसे? किस चीज़ में? ताकि वो मॉडर्नाइज कर सके अपने लॉजिस्टिक सेक्टर को। और वो लोअर कैसे करेंगे? बाय लोअरिंग कॉस्ट, इंक्रीजिंग एफिशिएंसी और इम्प्रूविंग ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। हमें टेक्नोलॉजी इंटीग्रेशन करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पर ध्यान देना है और रेगुलेशन को स्ट्रीमलाइन करना है। इस पॉलिसी का मेन एम है इंडिया को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना और इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करना थ्रू सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कीज टू रियलाइज दिस गोल। तो यही था नेशनल लॉजिस्टिक पॉलिसी 2022 का। दैट्स ऑल, थैंक यू।